बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे शहीद अरशद शरीफ केस के हवाले से, जहां पे आज सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया और इस सो मोटो नोटिस लिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया। 5 रुकनी जो बेंच तश्कील दिया गया, उस बेंच ने अदम एतमाद का इजहार किया, गैर तसल्ली बख्श रिपोर्ट को करार दिया। मेडिकल की रिपोर्ट के हवाले से खासे कंसर्न रेज किए गए। अदालत के हुक्म पर FIR दर्ज की गई, जो कि अब से पहले तकरीबन 2 माह होने वाले हैं। FIR तक भी ना पाकिस्तान में दर्ज हुई और ना ही केनिया के अंदर दर्ज हुई। जिस FIR को दर्ज किया गया उसमें 3 नाम लिए गए, जिसमें खुर्रम, वक्कार और जो वसी हैं उनके नाम लिए गए। और इन नामों के हवाले से जो शहीद अरशद शरीफ की फैमिली है, उन्होंने इसको ऑन नहीं किया। उनका कहना है कि ये FIR गलत है। शहीद की वालदा जो है वो अपनी मुद्दत के अंदर FIR को दर्ज कराना चाहती हैं। जो कंप्लेनेंट है इटसेल्फ वो सेटिस्फाइड नहीं है FIR से, जो तकरीबन 2 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के ऊपर, अहकामात के ऊपर कटी है। अब देखते ही हैं कि ये कानूनी नुक्ता नज़र के हवाले से जो है ये सारा मामला कहाँ पर पहुँचा। और अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई हैं, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है जो तकरीबन 650 सफ़ों पर मुश्तमिल है, उसके अंदर कौन कौन से हक़ाइक़ हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका अभी तक सुराग लगाया है हमारे 2 काबिल अफसरान ने, जिसको रियासत ने यहाँ से वहाँ पर भेजा कीनिया में, और अब ग़ालिबन वो दुबई का दौरा करके वापस आ चुके हैं और वो अपनी तहकीकात जो है वो अभी तक भी जारी रखे हुए हैं। कुछ इन्वेस्टिगेशन करके उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करा दी है, लेकिन कुछ पहलू और हक़ाइक़ है जिसके ऊपर उनका काम जारी है। इसी हवाले से आज बातचीत करेंगे, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अबरेज़ खान साहब, और साथ में ज्वाइन कर रहे हैं मियाँ अली इशफाक साहब, वकील है अरशद शरीफ शहीद की फैमिली के भी। वेलकम टू द शो। मियाँ अली इशफाक साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए सेंसर को, जो FIR कटी है और उस FIR के ऊपर डिससेटिस्फेक्शन का इजहार किया है शहीद की फैमिली ने। उन्होंने कहा जी हम इससे मुतमईन नहीं है। उनकी वालदा ने कहा कि मैं अपनी मुद्दत में FIR जो है उसको कटवाना चाहूँगी। कानून इस हवाले से क्या कहता है? थैंक यू मुर्जा। सो बेसिकली ये जो अरशद शरीफ की फैमिली ने जो अपनी रिजर्वेशन शो की है, इट हैज अ वेरी साउंड लीगल एंड रीजनेबल बेसिस। उसकी वजह ये है कि सरकार आम हालात में रियासत में अपनी मुद्दत में मुकदमा उस वक्त इस तरह के मखसूस हालात में दर्ज करती है जब किसी शख्स के कोई वारिसीन जिंदा ना हो। शहीद अरशद शरीफ एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, और ये पब्लिक फैक्ट है कि उनकी फैमिली और उनके लीगल हेयर जो है दे आर वेल अलाइव। और ना सिर्फ ये कि वो अलाइव है, बल्कि वो इंसाफ के मुतमन्नी है, इंसाफ के हसूल के लिए वो जिद्दोजहद कर रहे हैं और वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है दैट इज रिगार्डिंग दी रजिस्ट्रेशन ऑफ दी FIR, ऐसी FIR का सुप्रीम कोर्ट ने कतई तौर पर कोई ऑर्डर नहीं किया जिसको एज ए फ्रॉड जो है वो कोर्ट किया जा रहा है कि इन रियासत अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करे। सुप्रीम कोर्ट का महज ये हदायत देना कि मुकदमा दर्ज करने का हरगिज़ तौर पर ये मतलब नहीं है कि आप मुकदमा रियासत की मुद्दत में दर्ज करें। और वो रियासत जो कि तकरीबन 40-45 दिन सोई रही, वो रियासत जिसने शहीद अरशद शरीफ के लिए ऐसे सर्कमस्टेंसेस डेवलप किए कि उनके ऊपर 16 मुकदमा दर्ज किए, वो रियासत जिन्होंने फैक्ट फाइंडिंग की जो इनिशियल अभी रिपोर्ट्स जो हाईलाइट्स आ रही हैं उसके मुताबिक ऐसे हालात पैदा किए कि उनको दुबई से भी जो है वो निकलना पड़ा, वो रियासत जिसने सारी अवाम के खतूत लिखने के बावजूद भी और अवाम की न्यूज एंड क्राइस पे भी इस हद तक जो है वो उनके कान पर जू नहीं रही कि इन्होंने एक मरतबा भी पिछले 40-45 दिन में उसकी फैमिली को विजिट किया या मुकदमे की कार्रवाई पहले शुरू की। इन सारे सर्कमस्टेंसेस में नंबर 1 के लोकस एंड आए रियासत का नहीं है इस मुकदमे में, ये अग्रीव रियासत नहीं है इस मुकदमे की, अग्रीव पार्टी अफेक्टेड पर्सन वो लीगल हेयर अरशद शरीफ की फैमिली है। और ये रियासत तायुन नहीं करेगी कि ये जो अग्रीव पर्सन है इसके जो नामजद मुल्जिमान हैं या वो FIR की नोटिस क्या होगी, नामजद मुल्जिमान क्या होंगे। रियासत की जिम्मेदारी भरपूर अपनी कोशिशें करके स्टेट के अपने तमाम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके असल कातिलों तक पहुंचना है। रियासत अपनी मर्जी से ज़ाहिर FIR नहीं कर सकती अगर सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस है, ऑर्डर्स है। आप मियां साहब मेरे साथ रहिएगा। आबिद जुबैरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सदर सुप्रीम कोर्ट बार द शो। जुबैरी साहब, सर
अरशद शरीफ शहीद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के ऐन मुताबिक जो है एफआईआर काट तो दी गई है, लेकिन जो इफेक्टिव पार्टी है यानी कि शहीद के वरसा हैं, उनकी फैमिली है, उनकी वालदा शहीद की जो है वो बिल्कुल इससे सेटिस्फाइड नहीं है और वो अपनी मुद्दत के अंदर जो एफआईआर कटवाना चाहते हैं। हमारे मुल्क में मर्जी की एफआईआर कटना भी सर एक मसला बन चुका है, वो चाहे इमरान खान साहब के ऊपर हो या शहीद अरशद शरीफ की ऊपर हमला हो, उनकी फैमिली वो एफआईआर कराना चाहती हो। ये क्या है सर और क्यों है? आइन और कानून तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कुछ और कहते हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया। देखिए, बड़ी ज्यादती की बात है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि उनकी एफआईआर, पहले ही इतने अरसा गुजर गया, पता नहीं उनकी एफआईआर उनकी दर्ज नहीं हुई। फैमिली जो कंप्लेनेंट है, उनकी वालदा है, उनकी मुद्दत में केस रजिस्टर होना चाहिए था। इन्होंने वो पता नहीं किसको एक्यूज करती या जो भी एफआईआर लिखवाती है, और आपको पता है जजमेंट यही है कि एफआईआर जो आदमी बंदा जिसको एक्यूज करता है उसका नाम पुलिस को लिखना लाजिम होता है। अगर उनकी उसको शायद उसको बचने के लिए पुलिस ने मुद्दत में एफआईआर, जब कंप्लेनेंट की वालदा मौजूद है और उन्होंने पिटीशन और खत भी लिखा हुआ है ऑनरेबल चीफ जस्टिस को, जहां तक मेरे इनमें बात आई है कि वो मेरी एफआईआर दर्ज जो मेरे हिसाब से नहीं हो रही, तो ये पुलिस की एफआईआर दर्ज करना टोटली मैलिफाइड है। और इसको कोर्ट को ये देखना, इसको क्या हो रहा है असल में कि एक जजमेंट आई हुई है यहाँ सुप्रीम कोर्ट की 7 मेंबर बेंच की, सुकरा बीबी के नाम से। उसके अंदर ये होता है कि जी सेकंड एफआईआर दर्ज नहीं होती। पहले लॉ था, ये इशू था, 5 मेंबर बेंच का फैसला रिवर्स किया जस्टिस खोसा साहब ने। ये रिपोर्ट है पीएलडी 2018 सुप्रीम कोर्ट 595, जो ये सुगरा बीबी का केस है, उसमें उन्होंने कहा सेकंड एफआईआर दर्ज नहीं होती। अब वो पहली एफआईआर दर्ज कर देते हैं, पुलिस अपनी मर्जी से कर देती है, तो फिर आर्गुमेंट ये होगा जी दूसरी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। ये बिल्कुल इस कानून की और इस जजमेंट की खिलाफ बात हो रही है। अगर यही होना है कि जी पहली मुद्दत में पुलिस हो, तो कल सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये होगी कि जो भी वहाँ केस आएगा उसमें जो मुकला आए उनके, वो ये जरूर, लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो जाहिर है 5 रुपये बेंच है, वो चाहे तो इस पॉइंट को पिक कर सकते हैं कि जो अक्यूज पार्टी है, वो 7 मेंबर बेंच थी, लेकिन वो लार्जर बेंच बना सकती है। वक्त आ गया है कि उस जजमेंट का रिव्यू किया जाए, उस जजमेंट को देखा जाए कि ये इस तरह से अब्यूज किया जा रहा है प्रोसेस को, कि जो मुद्दई होता है या जो कंप्लेनेंट होता है वो अपना वर्जन दे ही नहीं सकता, क्योंकि पुलिस या कोई और जाके एफआईआर दर्ज करा दे तो कहेंगे जी दूसरी एफआईआर मेरे हिसाब से नहीं हो सकती, उसमें रिपोर्ट होगी, उसमें एक रिपोर्ट के तौर पे उसको लिया जाएगा। तो ये बहुत गलत बात हुई है, और ये कोर्ट के सामने ये बात होगी। जब कोर्ट ने एक ऑर्डर किया उनकी उसे, तो इसका मतलब ये था कि उसकी वालदा को, पुलिस को चाहिए था कि उनके वर्सा को बुलाते, जो भी उनके वर्सा थे उनसे कहते कि जी आप अपनी एफआईआर दर्ज कराएं अकॉर्डिंग टू लॉ, जो भी, और पुलिस को लिखनी होती है। कानून यही है, जो वो कहेंगे वो लिखना पड़ता है। हाँ, उसके बाद पुलिस का इख्तियार है कि वो उसको इन्वेस्टिगेट जिस तरह से करे, वो एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, वो गाइड करती है किस तरह से उसको लेके चलना है। लेकिन ये तो टोटली मैं समझता हूँ मैलिफाइड है पुलिस के बिहाफ पे। कोर्ट को ये कल इंशाल्लाह देखना चाहिए ये बात कि इस तरह से ये कानून की धज्जियां ना उड़ाई जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया था आबिद जुबैरी साहब ने, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हैं। बैरिस्टर वकास अबरेज खान साहब, ये फरमाइएगा कि इससे पहले जो हमारे 2 पैनलिस्ट हैं उनका भी यही कहना है, लार्जली लोगों का ये कहना है कि आइन और कानून ये कहता है कि जो एक्यूज है उसकी मर्जी, उसकी मंशा के मुताबिक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जैसे वकुआ और जिन लोगों के वो नाम ले। अब अगर ऐसा ना हो तो उसके पास कौन सी ऑप्शंस बच जाती हैं? कानून इस हवाले से कुछ कहता है या नहीं कहता? देखिए, रेमेडी तो मौजूद है। बिफोर कमिंग टू दैट स्पेसिफिक रेमेडी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से कि ऐसी सूरत हाल देखे मुर्तजा, मुझे ये लगता है कि हम बतौर वकील जो अपना बोरिया बिस्तर गोल करे अपने घरों को चले जाएं या एहतजाजन जो है सड़कों पे निकल आए, कि जो कानून की किताब के अंदर हमें स्टोरी बताई जाती है, पढ़ाई जाती है, और जो हकीकत हम देखते हैं प्रैक्टिकली ऑल टुगेदर डिफरेंट नजर आती है। कि एक खातून जो थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की आला अदलिया को, चीफ जस्टिस साहब को लेटर लिखती हैं, फिर उनकी बेटी लिखती हैं, फिर उनकी बीवी लिखती हैं कि मेरे शोहर को, मेरे बेटे को, मेरे बाप को कत्ल कर दिया गया, और फिर उसके बाद एफआईआर भी उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं दी जाती। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। सेकेंडली, जो आपने बात की कि रेमेडी कौन सी बचती है, अगर कोई ऐसी एफआईआर जो कि कोई भी मुद्दई समझता है कि उसमें उसका जो काज था, जो ग्रीवेंस थी, उसको एंटरटेन नहीं किया गया, तो वो प्राइवेट कंप्लेंट में जा सकता है। वो सेक्शन 200 के तहत, सीआरपी के तहत वो इस्तगासा फाइल कर सकता है और उसमें वो अपनी ग्रीवेंस रख सकता है। चूंकि इस एफआईआर के अंदर तो उनकी ग्रीवेंस एंटरटेन ही नहीं की गई है। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली, ये जो 3 नाम दे दिए गए, शायद इससे भी वो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते कि ये उनके मुलजिम है या नहीं है। थर्डली, जो इससे भी जरूरी बात ये कि स्टेट की मुद्दइयों ने क्यों एफआईआर के अंदर राज किया जा रहा है। क्या इस एफआईआर के अंदर जो प्राइवेट कंप्लेनेंट जो था, इनकी मदर थी, जो इसकी बेटी थी, जो इनकी बीवी थी, या घर से कोई और भी बन सकता है? तो मैं ये समझता हूँ
कि ये सारे का सारा लॉ का जो प्रोसेस है, कानून की धज्जियां उड़ा दी गई, इसको डिस्टॉर्ट कर दिया गया, और जो इंस्ट्रिक्ट कानून का निफाज था, मेरे ख्याल में उनके घर वालों को इससे बिल्कुल महरूम कर दिया गया। ठीक है, आप मेरे साथ हैं मियां अली शफाक साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं ये फरमाएं कि अब सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है, जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं, वो इसके ऊपर अगर कल कंसर्न को रेज करते हैं, जब भी नेक्स्ट हियरिंग होती है, और वो कहते हैं कि जी जो अक्यूज्ड हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक एफआईआर चाहते हैं और वो एफआईआर नहीं हो रही, तो आप उनकी मर्जी के मुताबिक एफआईआर काटें। अगर तो ऐसा हो जाता है, जो एक होप हम लगाए बैठे हैं, तो वेल एंड गुड है, मुमकिन है कि चीज़ें उस समत में बढ़ पाएँ जैसे कि उनकी फैमिली चाहती है। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो आप उनको काउंसिल भी कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, ये बताएं कि व्हाट विल बी द प्लान ऑफ एक्शन? So basically, what we are going to do is ये जो सारी सिचुएशन है ये सुप्रीम कोर्ट के सामने आज रखी जाएगी, स्ट्रॉन्गली इसको एजुकेट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। हमारी सजेशन जो है वो इन लाइन्स पे जो आपके सामने मैंने पहले रखी और हमारे पैनलिस्ट ने शेयर किए, लॉ का विजडम ही जो है वो इन सर्कमस्टेंसेस में, इस सिचुएशन में यही कहता है। लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज वेरी सिंपल, वन लाइनर। कोई भी शख्स, कोई भी शहरी अगर किसी एसएचओ के पास, पुलिस वाले के पास आता है और चाहे ओरल और या रिटर्न कोई इंफॉर्मेशन देता है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ, टू रिकॉर्ड दैट। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमने ऐसी बकरी लॉ की जो हम रिसेंट पास्ट में देखते आ रहे हैं इस इनकम्बेंट गवर्नमेंट के हाथों, it is unprecedented and it is it is beyond our imagination in the entire recent recorded history of Pakistan। अच्छा, एक चीज बताइएगा, दीदा दलेरी से मियां साहब ये लॉ की वायलेशन कर रहे हैं, जिससे वाज़ेह तौर पर इनकी बदनीति नजर आ रही है। करेक्ट। इसमें क्या आप एक चीज और भी ऐड करेंगे, या एक जो चीज अंडर डिस्कशन है जो शहीद की फैमिली ने भी इसका जिक्र किया, वो ये है कि इसकी इंडिपेंडेंट यानी किसी थर्ड पार्टी से इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। आपको याद होगा शिनी अबू अखिल फ़लस्तीनियन जो है वो जर्नलिस्ट थी, जिनको इजरायली फोर्सेस ने जो है वो शहीद कर दिया था, और उसको कतर अल जज़ीरा की जो सहाफ़ी थी मई गालबन इसी साल के अंदर 2022 में, तो अल जज़ीरा और कतर यानी कि वो जो जिस मुल्क का वो टीवी चैनल था, वो सारे केस को लीड करते करते आज ही की तारीख में इधर अज खुद नोटिस होता है, आज ही की तारीख में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जो है वो शीनी अबू अखिल का केस चला जाता है, और उसमें यूनाइटेड नेशंस जो है उसकी रिपोर्ट का बहुत बड़ा रोल है, जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके मुर्द इल्ज़ाम ठहराया इसराइलियों को। मैं जानना आपसे ये चाहता हूं कि क्या ऐसी केसेस की साइटेशन या रेफरेंसेस दिए जा सकते हैं? अगर दिए जा सकते हैं तो क्या आप देंगे कि जी हुकूमत पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन से या स्कॉटलैंड यार्ड से या किसी भी ऐसी थर्ड पार्टी से तहकीकात करवाए इस केस की, इनकी शहादत की? जी मिर्जा, मैं आपको ना इस बारे में आई हैव अ वेरी क्लियर व्यू कि जितनी हमारी प्रोसीडिंग जो आज अपने अल जज़ीरा का केस हाईलाइट किया, इट इज इन माय नॉलेज, आई एम अवेयर ऑफ दैट, और ये हमने अपनी जितनी प्रोसीडिंग है जो हम इस वक्त पाकिस्तान में जो इस वक्त हमारी लोकल कोर्ट इसकी सिचुएशन को डेवलप होता हुआ देख रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हमें अपनी अदालतें ही जो है वो सबसे पहले इंसाफ दें और हमें इंसाफ देने से महरूम मत करें। हमें इस वकूए की ठोस शहादतें सामने ला के इसके असल जिम्मेदारों तक लाजमी तौर पर पहुंचाया जाए। ये किसी भी अरशद शहीद अरशद शरीफ की फैमिली के ऊपर एहसान नहीं होगा, ये रियासत ने अपनी जिम्मेदारी निभानी है, और ये एक स्ट्रॉन्ग अजम्पशन है और एक स्ट्रॉन्ग सोचा है, जो कन्विक्शन है पब्लिक ऑफ पाकिस्तान में कि मुमकिन तौर पर ये नजर आ रहा है कि हुकूमती सरपरस्ती में ही जो है ये खुदा न खास्ता कोई ऐसा काम हुआ है जिसको छुपाने के लिए ये सारी जो प्रोसीडिंग है अंडरटेक की जा रही है, और एक के बाद एक जो है वो इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं जिसमें हकायक छुपाने को लाजमी तौर पर तकसीत दी जाए और किसी भी तरह हकायक जो है उसको डिस्टॉर्ट किया जाए, को कंफ्यूज किया जाए, हॉटस्पॉट बनाया जाए, ताकि असल जिम्मेदार जो है इस वाक़े के तो किसी भी तरह जो है कोई पहुंचने न पाए। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी अपनी कोर्ट्स है, हम पूरी कोशिश करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तमाम मसलहतों को बाला-ए-ताक रखते हुए जो है वो हमें इंसाफ देगी। अगर खुदा न खास्ता बदकिस्मती से हम फिर भी जो है वो हमें मकामी अदालत से इंसाफ नहीं लेंगे तो यकीन रखें कि हम इंटरनेशनल फोरम से भी इंक्लूडिंग दी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशल क्रिमिनल कोर्ट या यूनाइटेड नेशंस और जितने इंडिपेंडेंट बाकी फोरम है, वन बाय वन हम वहाँ पे भी जो है वो राब्ता करेंगे। बात पहले हम अपना जो इंसान है वो अपनी अदलिया पर जाहिर करते हुए एक पूरी यकीन से जो है वो कोशिश होल हार्टेड अटेम्प्ट कर रहे हैं कि हमें इंसाफ लोकल जुरिस्डिक्शन की जरूरत नहीं है।
ठीक है, बैरिस्टर वकास साहब ये फरमाइएगा कि अब जिस तरह ये सारा केस है अरशद शरीफ साहब वाला, इस केस में एक जो पार्टी है जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है दैट इज़ दी सिटिंग और द करंट गवर्नमेंट, कहा जाता है कि जी मौजूदा हुकूमत को जो है अरशद शरीफ से मसला था, जो पार्टी उसको भी लीड कर रही है उनके खिलाफ वो बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे। खैर ये एक इल्ज़ाम है जो उन पर लगता है, इसके हवाले से ज़ाहिर है इल्ज़ाम लगाने वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सबूत नहीं है, तहकीकात होना बाकी है और कुछ अभी जारी हैं। सवाल मेरा आपसे सर ये है कि अभी तक जो उनके मर्डर के बाद हुई चीज़ें, जिस तरह आज अदालत ने बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जी रिपोर्ट भी जो है वो मेडिकल डिससेटिस्फैक्ट्री है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कहाँ पर है, FIR तक दर्ज नहीं हुई, तो उन्होंने खासे कंसर्न रेज किए। इवेंचुअली 2 महीने के बाद उन्होंने नोटिस लिया। मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ कि क्या ऐसे केस में या खुसूसन इस केस के अंदर हुकूमत की मैलिफाइड इंटेंट या कोई इल इंटेंशंस को अलहदा इस केस में जो है वो अदालत क्वेश्चन कर सकती है, रेज कर सकती है अगर वो चाहे तो? जी बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए जी, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, देखिए रियासत का काम है इज्जत आबरू मालजान का तहफ़्फ़ुज़ करना, और रियासत की जब भी हम बात करते हैं सो फार एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न, तो उसमें रियासत की डेफिनेशन में बताया जाता है कि फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो हमारी वफाकी हुकूमत है उसकी ये जिम्मेदारी है सबसे पहले कि अगर किसी भी पाकिस्तान के शहरी का पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर बियॉन्ड द लिमिट और द जुरिस्डिक्शन ऑफ पाकिस्तान उसका मर्डर होता है, तो वो उसकी फैक्ट फाइंडिंग के लिए इन्वेस्टिगेशन करवाएं, इंटेरोगेशन करवाएं, इस पर्पस के लिए अपनी इन्वेस्टिगेटिंग टीम या कोई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन GIT वगैरह तश्कील दें। जो बरहमी का इजहार किया गया, तो मैं तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है वो ये कि फैसल वाडा साहब ने इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा गया कि मुझे पता है कि कितनी नजदीक से उनको गोली मारी गई, गाली की गाड़ी के अंदर से मारी गई, करीब से मारी गई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स थी, उनके बयान को सफा मिसल का हिस्सा होना चाहिए था, उनके बयान को भी शामिल ना किया गया। फिर जो मेडिकल करवाया गया और फिर एक टीवी एंकर ने अपने प्रोग्राम में जो पोस्टमार्टम की जिस तरीके से सारी की सारी तस्वीर जो है वो पोर्ट्रेट की, मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई एक प्राइवेट एंकर या फैसल वाडा को ये सारी चीजें पता चल सकती हैं, तो व्हाई नॉट द स्टेट के पास मशीनरी मौजूद है, स्टेट के पास काबिल 3 ऑफिसर्स मौजूद है, इंटेलिजेंस एजेंसी मौजूद है, इसके बावजूद भी अगर ये सारी चीजों को प्रूव नहीं कर सकते, डिग आउट नहीं कर सकते, इंटेरोगेट या इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, तो दैट कैन बी टेंस अमाउंट टू द मैलिफाइड ऑफ द स्टेट, दैट टेंस अमाउंट टू द मैलिफाइड ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जितना भी सिनारियो परवेल किया, और इससे भी भारी के बात ये है कि अगर इतने हाई प्रोफाइल केस के अंदर भी FIR का इंदराज होना सवालिया निशान है, तो पाकिस्तान के अंदर जो मजलूम अवाम है, एक ऑर्डिनरी सिटीजन है, उसके ज़हानो कुलूब पे ये चीज जरूर रक्स करेगी कि इतने हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर भी जब पूरी स्टेट, लाओ, लश्कर, बैनर्स, हकूक इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ के दावेदार तमाम के तमाम बाहर निकल, अगर वहां पे भी FIR एक मुद्दई की फैमिली के मुताबिक रजिस्टर नहीं हो सकती, तो पाकिस्तान में फिर इंसाफ किसको मिलेगा? एक ऑर्डिनरी सिटीजन क्या ये तसव्वुर कर सकता है कि पाकिस्तान में रहते हुए पुलिस थानों में उनकी मर्जी के मुताबिक FIR का इंदराज हो? तो जहां पे ये अरशद शरीफ के केस का बहुत बड़ा एक मुअम्मा है, एट द सेम टाइम ये केस पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की इन्फोर्समेंट, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत बड़ी एक ऐसी क्यूरी है, कितना बड़ा क्वेश्चन है। मेरा ख्याल है कि जिसको सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान को ड्रेस करने की जरूरत है। अगर सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन ना लेता, तो क्या उनकी जो मदर है, क्या उसकी जो बेटी है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हाथ लिखाई है, जो उनकी बीवी है जिसको मियां अशफाक साहब भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं बतौर वकील, तो वो कहाँ पे स्टैंड करती? तो मैं ये समझता हूँ कि इस कसम पुरसी की ना गुफ्ताबे हालात के अंदर सुप्रीम कोर्ट को चाहिए जो FIR का इंदराज किया गया है और जो 2018 की इनकी अपनी सुगरा बीबी केस के अंदर 2 PLD की जजमेंट है उसको रिविजिट करे कि सेकंड FIR का इंदराज नहीं किया जा सकता। और ऐसे केसेस के अंदर अगर लॉ को डिस्टॉर्ट किया गया, इसकी धज्जियां उड़ाई गई या इसके पुर्जे पुर्जे कर दिए गए, तो मैं ये समझता हूँ कि इतने हाई प्रोफाइल केसेस के बाद जो पाकिस्तान के अदलिया 136वें में से 130वें नंबर पे स्टैंड करती है, वो शायद 136वें या 136वें नंबर से भी आगे चली जाए, क्योंकि अवाम का फिर जो इत्तेमाद है, जो इत्तेकाद है, जो कॉन्फिडेंस है, शायद इन कोर्ट्स की तरफ बेस्टो ना किया जाए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे बैरिस्टर सबरेज़ खान साहब, हमें ज्वाइन किया था मियां अली इशफाक साहब ने। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, वापस आएंगे और मुल्क के अंदर इस वक्त जो सियासी सूरत हाल जारी और बिलखुसूस इस वक्त पंजाब की सियासत को लेके जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको भी हम मौजूद बहस लेकर आएंगे। एक ब्रेक की जाने पड़ते हैं, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, ये जानने की कोशिश करेंगे मुल्क के सियासी मामलात के समत के अंदर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पंजाब
असम्बली जो है उसकी डेजोल्यूशन का मामला अभी तक हल हो नहीं पा रहा। इमरान खान साहब कह चुके हैं कि पंजाब असम्बली दिसंबर में डिज़ोल्व करेंगे। शेख रशीद साहब ने कहा है कि जी 20 दिसंबर तक असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी, बल्कि उससे पहले हो जाएगी, यानी अब से तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर असम्बली डिज़ोल्व होगी। जबकि परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि जी मार्च से पहले तो पॉसिबल है नहीं। अब ये क्या मामला है, शेख रशीद साहब से जानने की कोशिश करते हैं। शेख साहब, असम्बली के रेजोल्यूशन के ऊपर तो मैं आता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा कॉमेंट करें और मैं बताएं कि नवाज शरीफ साहब ने भी वापसी का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी होगा, वो KP हो या पंजाब के अंदर इस्तीफ़ों का मामला हो, हम किसी भी सूरत के अंदर यहाँ पे डेजोल्यूशन ऑफ असम्बली नहीं होने देंगे और हम यहाँ पे इलेक्शन कराएंगे। समर अब्बास साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनकी तरफ भी मैं आता हूँ, लेकिन पहले शेख साहब इस चीज़ का जवाब दीजिएगा आप। मेरी दिली ख्वाहिश है कि अब नवाज शरीफ आए। अब उनके पास सफारती पासपोर्ट भी है और उनका भाई वजीर आजम भी है, और इन 13 पार्टियों का जो सियासी मुर्दा दफन होने जा रहा है, जो इज्तिमाई सियासी कब्र बननी जा रही है, इसमें वो भी सियासी तौर पर आकर दफन हो जाए। वो दिन चले गए जब नवाज शरीफ का चूरन बिकता था। ये दौर इमरान खान का दौर है। इमरान खान आएगा, छाएगा और इनकी सियासत को लग। अच्छा शेख साहब, आपने अभी, मैं देख रहा था, आपने ट्वीट भी किया था इसहाक डार साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से, और IMF को लेके जो कुछ भी वो डराने की कोशिश कर रहे हैं या उनको आगे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इसहाक डार साहब, वो तो चले समझ आती है, उनकी मिनिस्ट्री है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी आपने इसमें नत्थी किया, थोड़ी सी हमें क्लैरिटी दे सकते हैं कि वो क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखें, ये ऐसे ही है जैसे मैं इकोनॉमी पे लेक्चर दूं। फजलुर रहमान ने इस कौम की माओ और बेटियों को गाली दी है नंगी, इमरान खान का नाम लेकर। और जब मैं मुशर्रफ की कैबिनेट में था उस वक्त भी हमने जुर्माना दिया कि इसहाक डार ने गलत कोटेशनें दी थी और गलत फिगर दी थी IMF को, और हमने सजा के तौर पर जुर्माना उनको अदा किया। ये फेल हो गया है। मुफ्ता और डार दोनों नाहल हो गए हैं। अच्छा। और ये सारी नाहली गरीब के गर्दन की तरफ बढ़ रही है और गरीब का गला दबोच रही है। चलिए शेख साहब, ये तो ज़ाहिर है अब आपके ज़ाहिर मुखालिफ हैं, वो उनकी सियासत, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ जो आप लोगों की अपनी सियासत चल रही है उसके हवाले से थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले इब्तदाई में भी यही बात मैं कह रहा था कि 20 तारीख आपने कही है कि जी 20 दिसंबर से पहले जो है वो खान साहब असम्बली डिज़ोल्व कर देंगे। खान साहब ने कहा कि दिसंबर के अंदर असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी, और परवेज़ इलाही साहब जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, जिन्होंने डिज़ोल्व करनी है, वो कहते हैं हाँ जी मैंने वादा कर लिया है, 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, लेकिन मार्च से पहले तो ये मुमकिन है नहीं। खान साहब की टांग भी उन्होंने कहा कि जी जख्मी है, उसको भी 4 महीने लगेंगे, खड़े होंगे तो असम्बली डिज़ोल्व होगी। मुझे नहीं पता वो खड़े होंगे उसका असम्बली डिज़ोल्व होने से क्या ताल्लुक है, बट एनीवे वो बेहतर जानते होंगे। ये फरमाएं, ये मामला क्या है सर? ने कहा कि 30 दिसंबर तक, और परवेज इलाही खुद एक पार्टी का लीडर है, उसने अपनी राय दी है, लेकिन साथ उसने ये भी कहा है कि जिस वक्त इमरान खान कहेगा मैं असम्बली तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। मैंने जो बयान दिया है वो ये है कि 30 दिसंबर तक इमरान खान तोड़ देगा, या 1 जनवरी तक या 30 जनवरी तक, पहली नहीं कहा, सॉरी, 30 जनवरी तक इलेक्शन की तारीख भी आ जाएगी। 30 दिसंबर तक तोड़ देगा, वरना 30 जनवरी तक तारीख मिल जाएगी इलेक्शन की। अच्छा, अगर शेख साहब नहीं आता, वो असम्बली नहीं तोड़ते और जनरल इलेक्शन भी कॉल अप नहीं होते, तो जनरल इलेक्शन अपने टाइम पर होने की सूरत में आई मीन आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, असम्बली ऐसे जारी रहेंगी, या आप लोग वापस सड़कों पे आएंगे, एहतजाज करेंगे, लाएअमल क्या होगा? मुझे नहीं पता इमरान खान क्या फैसला करते हैं, मैं उसके साथ खड़ा हूँ और जो इमरान खान फैसला करेगा उसके साथ। आखिरी सवाल शहीद अरशद शरीफ साहब के हवाले से ये बताइए, कमीशन जो है वो एक बन गया, 5 रुकनी जुडिशल कमीशन, सो मोटो लिया गया, FIR भी दर्ज हो गई, अदालती हुक्म पर उन्होंने कुछ बरहमी का इजहार भी किया। आप अभी तक की इस केस के हवाले से जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं हुकूमती सतह के ऊपर, और खैर अब सुप्रीम कोर्ट भी आ गई, कैसे देखते हैं आप अभी तक? देखें, एक शख्स की जिंदगी में 16 FIR कटी और उसकी शहादत पर 1 FIR नहीं कट रही। इससे बड़ा 75 साल में सान्या क्या हो सकता है? ये अरशद शरीफ की शहादत बहुत सारे नकाब पोश लोगों को बेनकाब कर देगी और घेरे में लाएगी, और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा केस होगा। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा केस होगा। बहुत शुक्रिया जी, हमें ज्वाइन किया था शेख रशीद, अपने सरबरा अवामी मुस्लिम लीग के हैं, बहुत शुक्रिया। समर अब्बास साहब, सर ये फरमाइएगा, वही सवाल, पंजाब में असम्बली डिसॉल्व होते आप देख रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो कब तक देख रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पंजाब असम्बली जिन्होंने तहलील करनी है परवेज इलाही साहब,
वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि जिन्होंने सबको बिठाना है वो वक्त आने पे सबको बिठा लेंगे, और वो तो अपनी पंजाब असेंबली की मदद पूरी करने के हवाले से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इस हवाले से वो खान साहब को कन्विंस तो कर चुके थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं पंजाब की क़यादत के अंदर कि जो खुद सीएमशिप के कैंडिडेट हैं, तो वो लोग जाके खान साहब को जरा प्रोवोक करते हैं, जरा इश्तियाल दिलाते हैं कि खान साहब फटाफट असेंबली तहरीर कीजिए। ऐसे लोग भी हैं जिनसे मैं वाकिफ हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से तो ये बताया जाता है, स्टेज पे जो मौजूद थे लोग, जो विटनेसेस थे, वो ये बताते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब तो स्टेज पे जब पिंडी में जलसा था वो तो खान साहब को ये कह रहे थे कि खान साहब अभी असेंबली की तहरीर का ऐलान कीजिए, ये मत कहिए कि हम बाद में करेंगे, नहीं करेंगे, ये करेंगे, मीटिंग करेंगे, मुशावरत करेंगे। आपने बस फैसला ले लिया, अभी ऐलान करें, असेंबली तहरीर करें, खत्म करें आज ही मामले को। तो लेकिन ज़ाहिर है परवेज इलाही साहब एक उनकी वहां पे घमंड है, और उन्हें यह भी पता है कि जो 2-3 महीने से घमंड उनके पास पिछले 3-4 महीने से है वो बोनस पर है, और आगे भी जो 7-8 महीने रहते हैं ये भी बोनस पर है। आगे उनके पास कोई ऐसा चांस लग नहीं रहा, उन्हें ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आ रही कि वो दोबारा पंजाब के सीएम बन सके। आपको लगता नहीं है समझ साहब कि परवेज इलाही साहब ने अपने आप को एक बंद गली में डाल लिया? आई मीन इमरान खान के साथ ही उनकी सियासत है, बाकी जिस किस्म की वो नाराजगियां ले चुके हैं 12-13 जमातों से, अपने घर के अंदर भी दरार उन्होंने डाल दी या डल गई चाहे शुजा साहब के साथ, ही हैज नो अदर ऑप्शन बट टू सपोर्ट इमरान खान। नहीं देखें, अभी उन्होंने अपने रास्ते बंद नहीं किए, बंद गली में नहीं गए, बल्कि वो जिस गली के वो मुरीद है ना, वो गली कहीं ना कहीं से रास्ता उनके लिए निकाल लेगी। अच्छा, तो अभी भी जो पिछले हफ्ते जो उनकी मुलाकातें थी इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने अहम लोगों से मुलाकातें की, तो उन मुलाकातों के अंदर भी उन्होंने कुछ चीजें मेक श्योर की हैं। एक तो फौरी तौर पे आपने देखा कि उन मुलाकातों के फौरन बाद जो सेंटर की जो गवर्नमेंट है उसने फौरी तौर पे कहना शुरू कर दिया कि ना हमने कोई अदम एतमाद करनी है परवेज इलाही के खिलाफ, ना हमने उनसे एतमाद का वोट लेना, ना हम वहाँ पे गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पे आज आपने जो हैपनिंग्स देखी होती हुई पंजाब और सेंटर के दरमियान जो एक एतमाद साजी की फिजा जो है वो कायम हो रही है। अदा तारक साहब तो ये बता रहे थे हमारे गैर रस्मी हमारे जो है वो राब्ते परवेज इलाही साहब के साथ हमारे हुए हैं। तो इनफॉर्मल राब्तों के अंदर भी आप देखें कि आज जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी की रुखसत मंजूर करके परवेज इलाही साहब की मर्जी के जो सुंबल साहब थे वो चीफ सेक्रेटरी उन्हें 120 दिन के लिए लगा दिया गया है। तो एतमाद साजी जो है वो हमें नजर आ रही है, सेंटर और पंजाब के दरमियान चीजें बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। तो ये जेस्चर था फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, और ये एक बड़ा वाज़ेह था कि परवेज इलाही साहब जो है इस वक्त वो पीडीएम के साथ ऑन बोर्ड है, चूंकि जाहिर है दोनों के मुफादात जो है वो मुश्तरका है। परवेज इलाही साहब भी असेंबली की तहलील नहीं चाहते और पीडीएम की जो क़यादत है वो भी असेंबली की तहलील नहीं चाहती। तो इस वक्त असेंबली की तहलील के बारे से दोनों सेम पेज पर हैं। ठीक है, लेकिन मुफादात जो है वो कन्वर्ज कर रहे हैं। लेकिन समर साहब एक सवाल, असेंबली की तहलील का जो पंजाब का मामला ज़ाहिर है दिस इज सब्जेक्ट टू द जनरल इलेक्शन, ताकि ये तहलील हो और उसके बाद जनरल इलेक्शन आईनी जो है वो सूरत हाल ऐसी बन जाए कि जनरल इलेक्शन की जानिब बढ़े। अब सवाल ये है कि जनरल इलेक्शन हो या ना हो, इमरान खान साहब का तो या उनकी जमात का एक मुतालबा अपनी तरफ मौजूद है, लेकिन अदर देन दैट पाकिस्तान में इस वक्त जो अदर इंडिकेटर्स हैं, लाइक जो इस वक्त इक्तसादी सूरत हाल है प्लस जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, आपको लगता नहीं कि लार्जली जो है वो दे आर डिमांडिंग फॉर जनरल इलेक्शन गवर्नमेंट विद फुल मैंडेट? देखिए, जो हुकूमत पीडीएम के पास है जाहिर है वो भी एक अमलियत पसंदी की सियासत करते हैं। उन्हें भी नजर आ रहा है कि इंतखाबात अगर होते हैं तो इस वक्त तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है। करेक्ट। और जो डिसीजंस पीडीएम की गवर्नमेंट ने लिए हैं उन्हें पता है कि अगर कोई उसके फौरी तौर पर अगर इंतखाबात में जाते हैं फिर तो मार पड़नी है बड़ी बुरी, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा बिक रहा है आजकल। इसके अलावा जो रुपया डिवेल्यू हुआ उससे महंगाई मुल्क के अंदर जो हुई है, और ओवरऑल जो मैशत की सूरत हाल है, बिजली महंगी, गैस महंगी, हर चीज महंगी, इस वक्त महंगाई अपने रूज पर है। तो ऐसे में वो भी गवर्नमेंट जो है वो किसी सूरत में भी नहीं छोड़ सकते, इंतखाबात में किसी सूरत में भी नहीं जा सकते, ये फेवरेबल कंडीशन उनके लिए नहीं है। तो पीडीएम ये होप कर रही है कि अगर 5-6 महीने अगर हम रहते हैं, कोई हालात थोड़े बेहतर हो जाते हैं, कोई रिलीफ देके मिनिमम जो पीडीएम चाहेगी, मिनिमम भी जो चाहेगी वो उनकी कोशिश होगी अगर हमें करना ही पड़ जाए तो वो एटलीस्ट जो अगला बजट है जून, अर्ली इलेक्शन पे ऐसा नहीं है कि पीडीएम बिल्कुल राजी नहीं होगी, अर्ली इलेक्शन पे राजी हो सकती है, लेकिन वो मेरे ख्याल से जून से पहले हुकूमत छोड़ने पे राजी नहीं होंगे। उनकी गवर्नमेंट का टेन्योर तो अगस्त तक है, लेकिन वो 3 महीने पहले वो जून पे राजी हो सकते हैं, 2-3 महीने पहले कि चले जून का बजट दे के हम जो है जून के महीने के पहले हफ्ते में बजट देंगे तो हम चले जाते हैं। चूंकि जाहिर है जो आखिरी बजट होता है वो बड़ा मैटर करता है, वो उसे इलेक्शन बजट कहा जाता है। उन्होंने आवाम को रिलीफ देनी है, मराहत देनी है, गो कि इतना ज्यादा गुंजाइश नहीं है हमारे खजाने के अंदर, लेकिन उसके अंदर रहते हुए जो वो महदूद रियायत या आवाम को सहूलत दे सकते हैं वो कोशिश करेंगे कि इलेक्शन के लिए वो एक बजट अच्छा सा दे जाए आवाम को, ताकि आवाम पिछली जो सख्ती उन्होंने बर्दाश्त की 8-10 महीने वो ताकि आवाम भूल जाए।
तो वो अपनी सियासत को सीधा करने के लिए वो कोशिश करेंगे, और कोशिश उनकी भी होगी, परवेज इलाही साहब की कोशिश भी यही है कि बजट आखिरी हर सूरत में दे के इंतखाबात में जाया जाए। ठीक है। अच्छा, अब जो आपने इक़्तिसादी सूरत हाल की बात की, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप अपना ओपिनियन शेयर करें। इसहाक डार साहब, बल्कि डार डॉक्ट्राइन अगर मैं कहूँ, उस हवाले से वो ट्वीट भी कर रहे थे, और इस हवाले से आज हमने जिक्र भी किया, जिसमें वो डिप्रेशन के हवाले से दुआओं को जो है वो ट्वीट कर रहे थे कि जी ये दुआ पढ़ें। तो सवाल बहुत सारे लोग ये कर रहे थे, उनसे मैं कमेंट्स देख रहा था कि भाई आप दवा के लिए आए हैं, ना कि दुआओं के लिए आए हैं। तो आप कैसे देखते हैं अभी तक की उनकी परफॉर्मेंस, जो कुछ उन्होंने कहा और जो कुछ हुआ? देखिए, इसहाक डार साहब जो है वो उन्हें ना मईशत का जगलर कहा जाता है, कि वो चीजों को जो है ना उनका अपना एक स्टाइल है, चीजों को मैनेज करके फिगर फजन करके उन्होंने माजी में चीजें जिस तरह से की हैं। अब जब वो आए हैं तो सूरत हाल इतनी फेवरेबल नहीं है, हालात काफी ज्यादा खराब हैं। तो इसहाक डार साहब जब लंदन में बैठे थे, यहाँ मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना थे, तो वो कई मरतबा उन्हें ठीक ठाक किस्म की झाड़ पिला दिया करते थे। कई लोग जो मीटिंग में शरीक हुए लंदन की मुलाकातों में, वो कहते हैं कि बहुत ही तज़हीक आमेज़ किस्म का रवैया इसहाक डार साहब का हुआ करता था मिफ्ता इस्माइल के साथ। वो उन्हें ऐसे झाड़ दिया करते थे कि जैसे वो बिल्कुल उनके कोई सबॉर्डिनेट हो, लेकिन मिफ्ता इस्माइल खामोशी से वो डांट सुन लिया करते थे। तो आज वही फैसले इसहाक डार साहब को खुद करने पड़ रहे हैं। तो आज जो है वो तमाम के तमाम वही फैसले। पॉलिसी रेट जो है, देखिए आप, उन्होंने 100 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया इंटरेस्ट रेट, तो इसहाक डार तो लो इंटरेस्ट रेट की हामी है। मिफ्ता इस्माइल अगर बढ़ाते तो फिर उन्हें डांट पड़ती, लेकिन इसहाक डार साहब ने खुद वो काम किया, वो खुद वो सारी चीजें कर रहे हैं जो कि मिफ्ता इस्माइल साहब कर रहे थे। तो तकरीबन पॉलिसीज की वही कंटिन्यूटी दिखाई दे रही है, जो कि बेहतरी है कि अगर थोड़ी सी गुंजाइश है वो इसी चीज के अंदर है। सख्त फैसले आपने करने, आप आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, IMF सर पे डंडा लेके खड़ा है, आप फिगर फजिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा उनके पास बड़ी लिमिटेड विंडो है इसहाक डार साहब के पास। इसमें चीजों को बेहतर करना बहुत मुश्किल है, इसमें आप चीजों को मैनिपुलेट भी इतनी आसानी से नहीं कर सकते आदाद शुमार को। तो अब इसीलिए वो जब उन्हें देखा, उन्होंने देखा कि दवाओं से काम नहीं चल रहा, तो वो दुआओं पे आ गए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो सारे जो सियासी मामलात हैं वो जारी हैं, मईशत के मामलात हमारे सामने हैं, लेकिन एक और डेवलपमेंट आज जो हुई है वो शहीद अरशद शरीफ साहब के हवाले से। मैं चाहता हूँ कि इस पर भी आप हमारे नाज़रीन से शेयर करें अपना ओपिनियन, कि सुप्रीम कोर्ट का तकरीबन सो मोटो जो है वो 2 महीने का गैप हो चुका है उनकी शहादत हुए। सो मोटो लेना, उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करना, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का इस्तफसार करना, फिर वो सामने आ जाना, FIR दर्ज होना, और जिन का बंदा गया घर से, यानी जो पार्टी विक्टिम पार्टी है, उनका डिससेटिस्फेक्शन का इजहार करना, अभी तक की आज से ऑनवर्ड जितनी भी प्रोग्रेस हुई है, कैसे देखते हैं आप उसको? देखिए, एक जिस तरह से ये वाकया हुआ, उसके बाद सेंटर की गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल एक खामोशी रही। तो बार बार तमाम जो हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लोग भी, हम लोग भी, सिविल सोसाइटी की तरफ से भी, फिर इमरान खान साहब की तरफ से भी लेटर, मुतअद्दिद खतूत लिखे गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खुद अरशद शरीफ ने, शहीद ने अपनी जिंदगी के अंदर भी खतूत लिखे थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपनी जिंदगी को जो उन्हें लाख खतरात थे उस हवाले से, लेकिन उनकी पिटीशन उनकी जिंदगी में नहीं सुनी गई थी। लेकिन अब उनकी शहादत के बाद जब कई पाकिस्तानियों की तरफ से डिजिटल मीडिया पर भी और ओवरऑल भी खतूत लिख के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बारहा ये दरखास्त की जा रही थी कि आप इस पे बस खुद नोटिस लेकर तहकीकात करवाएं सारे मामले की, तो फिर एक मेरे यहाँ से एक अच्छी एक जो है ये डेवलपमेंट तो है, लेकिन उतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं कि जितनी होनी चाहिए। जाहिर है इस मामले में ये इतना हाई प्रोफाइल एक मर्डर है और इतने भयानक तरीके से ये किया गया है, और इतने इंटरनेशनली जाके जिस तरह से इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, इतना आसान तो नहीं है इस मामले तक पहुंचना। लेकिन एक अच्छी नीयत के साथ अगर कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं आप हकायक तक पहुंच सकते हैं। वो चेहरे मंजर आम पर किसी न किसी तरह आ सकते हैं कि जिन्होंने रोल प्ले किया अरशद शरीफ के इस खिलौने कत्ल के अंदर। तो मेरा से एक अच्छी शुरुआत जरूर है, लेकिन इसमें चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। लेकिन अभी सर साहब देखें, जब हामिद मीर साहब पे हमला हुआ और वो बच गए और उनके ऊपर भी जुडिशल कमीशन बना, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स भी आई और उसकी जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग भी सामने आई, उसका जिक्र भी आज तक कहीं पे नहीं हुआ। वो अभी तक जो है वो किसी के सामने नहीं है, वो सील्ड है। जो विक्टिम है, जो हामिद मीर साहब है, उनके सामने भी नहीं आई। अच्छा, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के हवाले से तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने काफी ज्यादा भरमी का इजहार किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से उन्होंने ये पूछा भी कि जो रिपोर्ट आनी थी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की, वो रिपोर्ट कहाँ है। 43 डेज हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आ चुकी है, वजीर दाखिला देख नहीं सके, जिस पे अदालत ने आगे से कहा कि भाई उन्होंने कोई तब्दीली तो नहीं करनी रिपोर्ट के अंदर, तो रिपोर्ट आप पूरी तौर पर अदालत के अंदर पेश करें। तो अब ये उम्मीद तो है कि रिपोर्ट जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की वो कल पेश हो जाएगी, अदालत के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी तमाम की तमाम। लेकिन अब इसमें जाहिर है जिस तरह से FIR की गई है, पुलिस की मुद्दत में फैमिली को इन्वॉल्व नहीं किया गया,
जो मुतल्लिका पार्टी है उससे नहीं पूछा गया, वो इस वक्त जो इस सारे प्रोसेस पे एतमाद का इजहार नहीं कर रही। तो मेरा से इसमें मजीद अगर शफाफियत आ जाए, फैमिली को अगर पूरे एतमाद में लेके अगर आगे चला जाए तो ये ज्यादा बेहतर हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी समर अब्बास साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया था, जर्नलिस्ट हैं आपके वक्त का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, हालात हाज़रा से आपको यूं ही आगाह रखेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।